आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अपने मॉडल पेपर के सेक्शन सी को। इससे जो पहले दो कालांश हुए हैं उसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को देखा था। आज हम सेक्शन सी के कुछ प्रश्न हल करेंगे और अगले कालांश में हम सेक्शन डी के साथ ही पूरा मॉडल पेपर है वो हल कर देंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों के मान ज्ञात करो। तो यहाँ हमें ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है। आप जानते हैं संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा के बीच में जीरो और इधर धनात्मक संख्याएं होती है दाईं ओर। तो यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उनका गुणनफल दे रखा है, तो पूर्णांकों के मान बताने हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे आप कॉपी में हल करेंगे देखेंगे। इस तरह से आप हल करेंगे। यहाँ मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ कि कॉपी में इस तरह से आप लिखते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो पूरे मिलेंगे। प्रश्न है 14, सीधा प्रश्न लगाना है, लिखना नहीं है, सीधा हल। दिया हुआ है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक कैसे हैं, क्रमागत है, क्रम से हैं। दे रखा है प्रश्नानुसार इसका गुणनफल 306 है, तो हम x+1 का गुणा कर देते हैं तो 306 प्राप्त होता है। गुणा करने पर देखो x और x का गुणा x², 1 और x का गुणा x बराबर 306। इस प्रकार जब 306 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 306 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या बन जाएंगे, एक द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, यानी इस मध्य पद के ऐसे दो हिस्से करेंगे कि उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो, गुणनफल इन द्विघात समीकरण के बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ x², x को हम लिख देते हैं 18x - 17x, जोड़ने पर x आता है, गुणा करने पर 306x² आते हैं, वो भी माइनस के। तो यहाँ रखने पर समूह बन जाते हैं दो। समूह बनने के बाद में हम कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन आ जाता है x और दूसरे समूह में आ जाता है -17। तो आप जानते हैं जब भी कोई कोष्टक से माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाता है। इस तरह से अब आते हैं, दो समूह बन जाते हैं, दो पद बन जाते हैं। x+18 कॉमन लेते हैं, पीछे बचेगा x - 18 और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि में यहाँ हमें x का क्या मान प्राप्त होता है, 1 का मान -18 और 1 का मान प्राप्त होता है +17। चूँकि यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक है, अर्थात जो हमारा x है वो कैसा लेना है, प्लस वाला। तो हमने यहाँ 17 लिया है, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक 17 होगा, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत है तो एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है अथवा वाला प्रश्न ले लेते हैं। अथवा में दे रखा है हमें कि द्विघात समीकरण के x x-2 + 6 बराबर 0 है, तो k का मान बताना है। जहां उनके जो मूल है वो दो मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, देखिए। यहाँ प्रश्न संख्या 14 का अथवा वाला प्रश्न हम लेके आए हैं। हमें यहाँ दे रखा था कि दिया है द्विघात समीकरण के x-2 + 6 0 के बराबर है, जिसके दो मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब उसका विविक्त कर क्या हो, 0 के बराबर हो। आप जानते हैं द्विघाती सूत्र में यदि d का मान यानी विविक्त कर 0 हो तो क्या हो जाता है, दोनों मूल समान हो जाते हैं। तो यहाँ हम द्विघात समीकरण से थोड़ा सा हल करके मानक रूप से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है, x का गुणांक -2k है और c क्या है, 6 है। ये मान इसमें रखेंगे विविक्त कर में, सरल करने पर k का मान क्या प्राप्त होता है, 6। अतः k का मान 6 होने पर द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, समान होंगे। विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं हम। 15वां प्रश्न दे रखा है हमें, बिंदुओं
बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाले रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी दो बिंदु दे रखे हैं और उनको एक बिंदु है बीच में, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए तो कैसे हल करना है, कैसे कॉपी में लिखना है, देखिए आप इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। माना दिए गए बिंदु ये हैं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु 7,6 है वो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इस तरह से रेखाखंड का चित्र भी बना लिया है। तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं x के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2। यहाँ हम x1 y1 a बिंदु को मान लेते हैं, b बिंदु के निर्देशांक x2 y2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। तो x का मान हमारे पास 7 है, x2 m1 का मान k है, m2 हमने 1 मान लिया है। सारे मान रखेंगे, हल करेंगे तो k का मान क्या प्राप्त हो जाता है, 2/3। तो यहाँ k अनुपात 1 हमने मान लिया था, k का मान 2/3 रखेंगे तो अनुपात क्या प्राप्त होता है, 2/3। अर्थात बिंदु जो 7,6 है वो रेखाखंड को 2/3 में विभाजित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम प्रश्न लेते हैं, 15वां का ही अथवा प्रश्न है। अथवा में जो दे रखा है हमें कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। दो बिंदु है a और b, वो कोई बिंदु मान लेते हैं c, उसे समान दूरी पर है। तो कैसे ज्ञात करना है उस बिंदु के निर्देशांक जो y अक्ष पर है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न कॉपी में कैसे करेंगे, यहाँ देखिए दिया है y अक्ष पर स्थित बिंदु से समदूरस्थ बिंदु है a और b, ज्ञात करना है y अक्ष पर स्थित वह बिंदु। माना y अक्ष पर स्थित वह बिंदु है 0, y। आप जानते हैं जब y अक्ष पर होगा तो x के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे, और y का निर्देशांक हम मान लेते हैं y है। तो यहाँ से AC और BC बराबर दे रखा है प्रश्न में, तो यहाँ दूरी का सूत्र लगाते हुए हम मान रखेंगे और हल करेंगे। तो हल करने पर आप देख रहे हैं कि वर्गमूल कट जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो फिर हमारे पास बचता है y का मान 9 आता है। अर्थात y अक्ष पर वह स्थित बिंदु कौन है, 0,9 है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से तैयार करना आपको जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है। इस प्रश्न को कैसे करते हैं, देखिए यहां दे रखा है सिद्ध करना है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं, इसका हर का क्या कर रहे हैं, परिमीकरण कर रहे हैं। हर के परिमीकरण में क्या करते हैं, जब भी कोई हर हो उसका चिन्ह है चेंज कर देते हैं। यहाँ 1 माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए अंश और हर में गुणा कर देते हैं। जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी होने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है सर्व समीका से। तो हम उस सर्व समीका का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसके साथ में हम ये भी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। यानी ये आपके सर्व समीका 1 से आया हुआ प्रश्न है। सर्व समीका 1 में आपने देखा है यूनिट नंबर 8 में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर हम पक्षांतर कर लेते हैं 1 को, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान यहाँ रख देते हैं इस सर्व समीका से, यहाँ से तो क्या आ जाता है 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर का रूट। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए घात इसकी 1/2 है, तो क्या कर लेते हैं, घातें जुड़ेगी। देखो नियम क्या होता है, जैसे ही a/2 u/2 इसकी भी घात 1/2 है तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा होगा। ऐसी स्थिति में 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए और 1 बटा कॉस ए बटा साइन बटा कॉस ए। हम जानते हैं साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, और 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। इस तरह से ये क्या आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो 16वें का अथवा वाला प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए 2 सेक ए के बराबर है।
इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखिए, इस प्रश्न को ऐसे किया जाता है। हाँ, सिद्ध करना है हमें, ये करना है, दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करने हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दे रखा है वो रख देते हैं। क्या दे रखा है हमें? कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसका हर ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका गुणनफल कॉस ए 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, पीछे बचेगा कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार कॉस ए का भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा होकर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 1 प्लस साइन ए स्क्वायर को खोलेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आते हैं, पास में रखने पर हम जानते हैं सर्वसमीका से उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ इसकी जगह 1 रख देते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए से साइन ए था ही, बट्टा में कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। यहाँ देखिए 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। अब आप देख रहे हैं दोनों पदों में 2 है तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने 2, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए अंश में भी है, हर में भी है, तो कट गया, तो पीछे बचेगा 2 बटा कॉस ए। और हम जानते हैं 1 बटा कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है। तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा? सेक ए, जो कि हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, हल किया, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। इस तरह से हल करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 17वां प्रश्न है, निम्न सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल दे रखा है भाई, नियॉन के बल्ब हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो बल्ब हैं 15 से 2000 घंटे चलने वाले 14 बल्ब है, 2000 से 2500 घंटे चलने वाले 56 बल्ब है। इस तरह से 3000 घंटे से 3500 घंटे चलने वाला 86 बल्ब है। तो आप इन सभी बल्बों का एक लैंप का आपको लैंप का बताना है, माध्यक जीवन काल बताना है। तो यहाँ डाटा दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक अर्थात m ज्ञात करना है, अर्थात माध्यिका ज्ञात करनी है। और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आप जानते हैं? क्या बनानी पड़ेगी? तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे, संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता में आप जानते ही हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद आ रहा होगा। देखिए कैसे करना है इसको, इस तरह से करना है। यहाँ देखिए जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या, ये बारंबारता है हमारी एफ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है? बारंबारता को जोड़ते जाते हैं। तो देखिए 14, फिर संचयी बारंबारता 14 में 56 जोड़ो, 70, 70 में 60 जोड़ो, 130, 130 में 86 जोड़ो, 216, 216 में 76, 260 सॉरी 90, और 90 290 में 62 जोड़ो, 352, 352 में 48, 400। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी आंकड़े का संचयी बारंबारता निकालते हैं तो आंकड़ा देखते हैं वर्गीकृत है या अवर्गीकृत। तो यहाँ कैसा आंकड़ा है? वर्गीकृत है, वर्ग अंतराल में है। तो हम यहाँ n/2 निकालते हैं। n/2 क्या आया? 200। तो 200 से अधिक वाली बारंबारता या 200 के बराबर वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ संचयी बारंबारता क्या है? 200 से अधिक 216। तो 216 वाला हमारा वर्ग है वो क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये वाला। तो माध्यक वर्ग 3000 से 3500, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L 3000, n का मान 400, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल 500, मतलब निम्न ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा करने पर माध्यक वर्ग का अंतराल h प्राप्त हो जाएगा 500। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग 2500 से 3000, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 130 है। इस तरह से f क्या है? माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 86 है। तो यहाँ लिख दिया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। सारे मान रखेंगे, हल करेंगे और क्या आ जाएगा? 3406.98। तो इस तरह से ये जो जितने सारे हमारे पास 400 लैंप थे, इनमें से ज़्यादातर जो लैंप का जो जलने का जो टाइम है वो 3406 घंटे जलेंगे। अर्थात नियॉन लैंपों के एक लैंप का जो माध्यक जीवन काल क्या है? 3406.98। अगला जो प्रश्न है वो 17वां का अथवा बड़ा ही प्रश्न है। क्या दे रखा है? देखिए, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक यानी m से
पहले ही दे रखा है हमें, यानी m का मान पहले ही कहा गया है 28.5 है, तो x और y का मान बताओ। और हमें पता है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ टेबल बनाएंगे संचयी बारंबारता वाली, देखिए कैसे करते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दे रखा है निम्न बंटन का माध्यक दे रखा है, x और y का मान ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल बना लिया, बारंबारता बना ली, संचयी बारंबारता बना ली। जो मान नहीं था x है तो x रख दे दिया, y है तो y रहने दिया। टोटल हम जानते हैं पहले से कहा है कितना है, हमारी जो बारंबारताओं का योग कितना है 60 है, n का मान हमें पता है 60 है, तो m का मान हमें पता है 28.5 है और n का मान 60 है, क्योंकि ये बारंबारता का योगफल है, वही तो हमारी संचयी बारंबारता है। तो यहाँ माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 28.5 कौन से माध्यक वर्ग में आएगा। देखिए ये हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 28.5 कहाँ आ रहा है, देखिए 28.5 आया वो 20 और 30 के बीच में आ रहा है, यही आ रहा है। इसका मतलब जो माध्यक वर्ग है हमारा 20-30 है, तो यहाँ माध्यक वर्ग 20-30, निम्न सीमा L 20, वर्ग अंतराल 10, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता 5 + x, और f माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, ये 20। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये 60 है, वो 45 + x + y ये 60 के बराबर होगा, क्योंकि ये संचयी बारंबारता का योगफल है, यही तो बारंबारता का योगफल बराबर है 60 के। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ये 45 इधर आए तो क्या है 15, x + y क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कैसे करते हैं, देखिए यहाँ माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है ये L + n/2 - CF/f × h। माध्यक m, L का मान रखेंगे, सारे मान रखेंगे, हल करते जाएंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, एक हल करने पर x का मान प्राप्त होता है। जब हम सारे मान रखेंगे माध्यक के सूत्र में तो हमें x प्राप्त होता है। ये जो x है वो समीकरण जो हमने पहले प्राप्त किया था उसमें रखेंगे, यहाँ x की जगह 8, y प्राप्त हो जाएगा हमें 15 - 8 करने पर y का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x का मान क्या आया 8 और y का मान क्या आया 7 आया। इस तरह से हम सेक्शन सी के बड़े प्रश्न हल करेंगे। तो आपको हमारी ये आज की क्लास कैसी लगी बस ज़रूर बताएं। ये जो क्लास है आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से लिखना है आपको कॉपी के अंदर, आपका जो आत्मविश्वास है वो एक अलग लेवल का बनेगा। तो ज़रूर इन प्रश्नों को देखें आप। अगली क्लास में हम देखेंगे सेक्शन डी। तब तक के लिए धन्यवाद।